नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसे क्लासिकल लिबरलिज्म कहा जाता है। उदारवाद की शुरुआत शास्त्रीय उदारवाद के रूप में हुई थी। मित्रों, प्रारंभ में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया था और व्यक्ति को उसमें विवेकशील और तार्किक प्राणी माना था। और विवेकशील प्राणी होने के कारण व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उदारवाद को देखते हैं। मित्रों, शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद। मित्रों, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। ब्रिटेन के एक थिंकर हैं जॉन लॉक। लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने व्यक्ति को विवेकशील और तार्किक प्राणी मानते हुए उसे स्वतंत्रता देने की वकालत की थी। फ्रेंड्स, लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए थे। इसलिए लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त थे: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इसलिए लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, उसके अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए अर्थात राज्य का निर्माण इसलिए किया गया कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। और मित्रों, ये 3 प्राकृतिक अधिकार थे, 3 नेचुरल राइट थे। मित्रों, इसके द्वारा मर्यादित या सीमित राज्य का समर्थन किया गया था। लॉक के द्वारा प्राकृतिक अवस्था में जो 3 राज्य थे, वो 3 अधिकार थे। इन 3 अधिकारों की रक्षा के लिए मर्यादित या सीमित राज्य का समर्थन किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। क्योंकि राज्य का निर्माण क्यों किया गया था? इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। 3 जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, इसलिए राज्य का निर्माण किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें माना गया कि व्यक्ति तर्क और विवेक पर आधारित है। व्यक्ति में क्या होता है? रेशन और रीजनलिटी होती है, तर्क और विवेक होता है, और उसी के हिसाब से उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसलिए यह उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। मित्रों, अब देखते हैं शास्त्रीय उदारवाद की विशेषताएं। ये शास्त्रीय उदारवाद की क्या विशेषताएं? तो मित्रों, इस उदारवाद की विशेषताएं, इसने व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाएं, इसका समर्थन किया था। प्रत्येक मनुष्य उसको राइट्स और लिबर्टी दी जानी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है? विवेकशील प्राणी होता है, एक स्वतंत्र प्राणी होता है। वह अपने शरीर पर और अपने मस्तिष्क पर स्वतंत्र होता है। इसलिए इस शास्त्रीय उदारवाद ने व्यक्ति को अधिकार देने और स्वतंत्रता देने का समर्थन किया था। इसी तरह से मर्यादित और सीमित शासन, क्योंकि शासन सीमित होगा अर्थात तानाशाही नहीं होगी, तो व्यक्ति के कुछ अधिकार होंगे, तभी वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएगा। शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन, इसका मानना था यदि शक्तियों का नियंत्रण रहेगा तभी राज्य के द्वारा अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। यदि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी है तो राज्य पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, और साथ ही सरकार के जो भिन्न भिन्न अंग होते हैं उनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित कर पाएंगी। उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, अर्थात मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे भारत में भी उत्तरदायी शासन पाया जाता है। वयस्क मताधिकार, मित्रों, यदि वयस्क मताधिकार होगा तो जनता के प्रतिनिधि हमारे वोटों के माध्यम से निर्वाचित होंगे। इसलिए जनता को एक व्यक्ति एक वोट दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र में खासकर उदारवाद में प्रेस की स्वतंत्रता होती है, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं और मीडिया हाउस के द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा अपने विचार रख सकते हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा संविधान की रक्षा की जाती है। इसलिए शास्त्रीय उदारवाद स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थन करता है, शक्तियों और पृथक्करण का समर्थन करता है, समानता का समर्थन। मित्रों, उदारवादी व्यक्ता, जो उदारवादी शासन प्रणाली होती है, यह व्यवस्था प्रत्येक को बराबर मानती है। जो अतार्किक भेदभाव होता है, अर्थात धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानती है, अर्थात प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की जाती है। मित्रों, इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था मानती है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, इसलिए राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात जो उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उत्पादन करते हैं, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए। हालांकि न्यूनतम हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि राज्य का वैसे मूल कार्य माना गया कि कानून व्यवस्था की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। लेकिन मित्रों, इसके अलावा राज्य के कार्य गरीबी दूर करना, असहाय लोग हैं उनको अच्छा बेहतर जीवन दिलाना, ये भी कार्य करना होता है, इसलिए हस्तक्षेप किया जाता है। यह व्यक्तिवादी विचारधारा है, अर्थात व्यक्ति साध्य है और इसमें राज्य को साधन माना जाता है, और इसमें मुक्त व्यापार की भी बात की जाती है, क्योंकि मुक्त व्यापार होगा तो व्यक्ति आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, राज्य को आवश्यक बुराई माना जाता है। शास्त्रीय उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, राज्य की आवश्यकता स्वीकार करता है, लेकिन एक बुराई के रूप में। वहीं दूसरी देखा जाए, जो सामाजिक उदारवाद है, वह राज्य को आवश्यक और अच्छाई के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन शास्त्रीय उदारवाद एक आवश्यक बुराई के रूप में। नेक्स्ट है हस्तक्षेप का सिद्धांत। उदारवाद मानता है कि राज्य को सामान्यतः आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ हस्तक्षेप किया जाता है। शास्त्रीय उदारवाद हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। इसी तरह से लोकतंत्र का समर्थन। मित्रों, ये लोकतंत्र का भी समर्थन करता है। इस तरह से शास्त्रीय उदारवाद में कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए सामाजिक उदारवाद बना। जैसे राज्य को आवश्यक बुराई मानता है शास्त्रीय उदारवाद, लेकिन जो समाजवादी उदारवाद है वह राज्य को आवश्यक अच्छाई मान लेता है। इसी प्रकार से शास्त्रीय उदारवाद है वह हस्तक्षेप का विरोध करता है, लेकिन सामाजिक उदारवाद आवश्यकता के अनुपात में राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज हमने शास्त्रीय उदारवाद को पढ़ा।